डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम पुनः अपने उसी अध्याय ईंटें मन की और अस्थियां अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता पर लौटेंगे। उपशीर्षक के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय है वह है नगर नियोजन व्यवस्था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं अर्थात जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या क्रीट नगर की सभ्यता से इस मायने में अलग थी चूंकि यहाँ पर एक व्यवस्थित नगर नियोजन व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात शहरों को या नगरों को जो बसाया गया था उसके लिए पहले से ही एक योजना तैयार की जाती थी और उसी योजना के अंतर्गत शहरों को बसाया जाता था। इतिहासकारों ने नगर नियोजन व्यवस्था के मानकों पर कसने के लिए मोहनजोदड़ो नगर को चुना। मोहनजोदड़ो नगर अपने आप में एक विस्तार लिए हुए था। मोहनजोदड़ो नगर के अगर नगर अभिविन्यास की बात करें तो हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। निचला शहर जो कि पूर्वी दिशा में बसा हुआ होता था और ये आकार में बड़ा हुआ करता था, और दूसरा भाग इसका दुर्ग जो पश्चिमी दिशा में होता था, अपेक्षाकृत छोटा होता था लेकिन यह ऊंचाई पर अवस्थित हुआ करता था। दुर्ग को शहर से पृथक करने के लिए दुर्ग की किलेबंदी की जाती थी। ये जो दुर्ग हुआ करता था ये कच्ची ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होता था, और आप ये क्वेश्चन आपके जेहन में आ सकता है कि दुर्ग आखिर ऊंचाई पर ही क्यों बनाए जाते थे। तो उसका एक बहुत सीधा सा कारण है, जैसे कि फ्लड अर्थात बाढ़ से बचने के लिए या किसी बाह्य आक्रमण या शत्रुओं से अपनी रक्षा हेतु भी ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। इन दुर्गों में या शहरों में जो कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें प्लेटफॉर्म के बनिस्पत प्रयोग की जाती थी तो उनका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात हुआ करता था वो 4 गुना 2 गुना 1। और ये मोहनजोदड़ो नगर ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता के और नगर जैसे कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, कोटदीजी, बालाकोट अन्य शहरों में भी इसी प्रकार से ईंटों के तकरीबन यही मानक हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम अगर विस्तार देने की बात करें तो हम निचले शहर पर आएंगे। निचला शहर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एक रिहायशी इलाका हुआ करता था और इसमें श्रमजीवी लोग, व्यापारी लोग या अन्य जन सामान्य के लोग रहा करते थे। निचले शहर में भी कुछ भवन हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जो कहीं ना कहीं कच्ची ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे। सर्वप्रथम शहर को या रिहायशी बस्ती को बसाने के क्रम में सड़कों का एक जाल बिछाया गया था। ये सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता था, यानी कि एक सड़क ये हो गई, एक सड़क ये हो गई और एक सड़क ये हो गई। इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी और सड़कों को छोटी छोटी गलियों से या छोटे छोटे रास्तों के द्वारा जोड़ा जाता था। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें तो सड़कों के किनारे नालियां बनाई जाती थी, गलियों के किनारे भी नालियां बनाई जाती थी और गलियों की नालियों का पानी मुख्य सड़क से के नालों में मिलता था। देखिए, नालों या नालियों की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे कि 4 मीटर की दूरी पर या 5 मीटर की दूरी पर नरमोखे बनाए जाते थे। नरमोखे बनाने या मेन होल बनाने का उद्देश्य इतना था कि जो भी कूड़ा है, कचरा है, जो गंदगी है, जो अपशिष्ट है वह या ठोस कचरा वो उन नरमोखों में या मेन होल में इकट्ठा हो जाए और जो बचा हुआ पानी वह किसी भी बाधा के वो सीधा निकल जाए। गलियों की नालियां सड़क के नालों से मिलती थी और सड़क के नालों का पानी शहर के बाहर
किसी अन्य स्थान पर गिर जाया करता था। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये नालियां थी, जो ये नाले थे, इन्हें या तो ईंटों से या अन्य पट्टियों से, जो पत्थर की बनी हुआ करती थी, उनसे ढक दिया जाता था, ताकि इसमें इनमें कोई व्यक्ति गिर ना सके या अन्य अनावश्यक कूड़ा कचरा इनमें इकट्ठा ना हो सके। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे या जो रिहायशी हमें घर में प्राप्त होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक घर में एक आंगन अर्थात एक कोर्ट यार्ड अवश्य मिलता था, और इस आंगन के परितः, इस आंगन के चारों ओर कुछ कमरे हुआ करते थे। इन कमरों के दरवाजे उस आंगन में खुलते थे। प्रत्येक घर में एक कुआं, एक स्नानागार, रसोई घर व छोटी छोटी चीजें प्राप्त होती थी। घर के मुख्य प्रवेश द्वार में यह व्यवस्था अवश्य थी कि कोई बाह्य व्यक्ति यदि प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हो जाए तो वह घर के अंदर ना झांक सके, घर की कोई चीज उसे ना दिखाई दे सके। प्रकाश और वायु की व्यवस्था के लिए कुछ मकानों में हमें रोशनदान और खिड़कियां भी प्राप्त होती हैं। एक चीज और डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर में जो भी हमें भवन प्राप्त हुए हैं, उनके मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपनाया गया एक कदम था। जैसे कि हम बात कर रहे थे कुएं की, मैंने बताई, तो तकरीबन 700 कुएं मात्र मोहनजोदड़ो नगर में ही प्राप्त हुए हैं। कुछ मकान एक मंजिला हुआ करते थे, कुछ 2 मंजिले मकान हुआ करते थे, और नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए एक संरचना सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऊपरी दुर्ग की, तो ऊपरी दुर्ग में हमें कई इमारतें प्राप्त होती हैं मोहनजोदड़ो नगर में, और खास तौर से हड़प्पा सभ्यता जो अपने आप में त्रिकोणात्मक रूप से बसा हुआ था, तो इसमें जो सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला अन्नागार अर्थात ग्रेनरी है। इस अन्नागार में बहुत सारे कमरे बने हुए थे, जिनमें संभावना ये व्यक्त की जाती है कि कहीं ना कहीं इस अन्नागार में अन्न को सुरक्षित रखा जाता था, चाहे वो गेहूं हो या अन्य कोई भी अनाज हो। डियर स्टूडेंट्स, इसी अन्नागार के बाह्य क्षेत्र में हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जो ठोस पत्थर से बनी हुई हैं वह भी प्राप्त होती हैं, और संभवतः उन पत्थरों का या उन शिलाखंडों का प्रयोग कहीं ना कहीं अनाज को पीसने के लिए, उसे क्रश करने के लिए या उसका आटा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। इस अन्नागार के, इस ग्रेनरी के पास में ही कुछ दूरी पर हमें एक अन्य इमारत प्राप्त होती है, वह है स्नानागार। विशाल स्नानागार कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इस स्नानागार का प्रयोग कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ धार्मिक उत्सवों पर या कुछ पर्वों पर संभवतः किया जाता होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और ऊंचाई 2.43 मीटर है। इस स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में इसमें प्रवेश करने के लिए या इससे एग्जिट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था। इस विशाल कुंड जिसमें पानी, स्नान करने के लिए जल भरा हुआ रहता था, इसके परितः इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। उन कमरों का इस्तेमाल संभवतः उस समय के लोगों द्वारा वस्त्र बदलने के लिए, स्नान से पूर्व और उसके पश्चात वस्त्र बदलने के लिए किया जाता होगा। इसी
स्नानागार में एक कमरा भी प्राप्त है, जिस कमरे के अंदर हमें कुएं के अवशेष प्राप्त होते हैं, अर्थात उस कुएं का प्रयोग इस विशाल कुंड को जल के स्तर से भरने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दूषित पानी को या गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए इस जलाशय से एक नालियों का एक जल को बाहर निकालने की व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक हम बात करें इस स्नानागार को की संरचना की, इसे बनाए जाने की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस स्नानागार को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और जिन्हें जिप्सम, गारे इत्यादि के द्वारा जोड़ा गया था। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था का हमारा ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके अन्य उपशीर्षकों को आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।